सबसे पहले था, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 फिजिकल वर्क यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें से देखिए ये जो पहला लाइन है, फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस एंड एसआई यूनिट, ये हम लोगों ने किया। डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके बाद डायमेंशनल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या है, कन्वर्सेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, चेकिंग ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। और एक जो ड्राइव सिंपल इक्वेशन, एक कोई रिलेशन हम लोग ड्राइव करते थे, ये था। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये भी हमने किया। मेजरमेंट में नीड, मेजरमेंट का नीड क्यों पड़ता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी देखा, अब उसमें माइक्रोमीटर वगैरह, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल वगैरह सब चीज देखा। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट भी मतलब जो हमने देखा था वहाँ पे, जब मैं हम लोगों ने ईरर को पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने इस चीज को देखा था। ईरर इन मेजरमेंट, ईरर कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप का ईरर होता है। फिर एब्सोल्यूट ईरर, रिलेटिव ईरर, प्रोपोर्शनल ईरर, एस्टिमेशन एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो इन सारे यूनिट्स को हमने कवर किया है, ठीक है। आप लोग एक बार सिलेबस देखिएगा घर में, और कहीं डाउट होगी तो आप हमारे साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा, मैं वहाँ पे क्लियर करूंगा। दूसरा था फोर्स एंड मोशन, हमने फोर्स पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा, कन्वर्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट्स एप्लीकेशन सच एज रिकॉल ऑफ गन, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन, ये भी हमने देखा था। नॉमेरिकल प्रॉब्लम भी यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया था। इम्पल्सिव एंड इम्पल्सिव ऑफ फोर्स, तो ये वाला भी हम लोगों ने किया था। सर्कुलर मोशन भी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा। सर्कुलर मोशन, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी भी वर्ड हमने डिफाइन किया है। टाइम पीरियड, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन में हमने सारा प्रॉब्लम को, टॉपिक को कवर किया हुआ है। थर्ड आता है वर्क फॉर एनर्जी कॉन्सेप्ट, वर्क का कॉन्सेप्ट, यूनिट, एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। ध्यान रखिएगा, यहाँ से इस चैप्टर से सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाता है कहीं पे, तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो, मतलब जीरो वर्क डन, ये तीनों जो होता है किस कंडीशन में होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों में क्लियर होना चाहिए। मैं भी मतलब कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा तो ये जरूर पूछा जाएगा, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। फ्रिक्शन, जो हमने यही लास्ट में देखा था, फ्रिक्शन हमने पढ़ा। एनर्जी, एनर्जी एंड यूनिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। हम लोगों ने देखा था एक बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा था, उसका तीन कंडीशन पे हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। और दूसरा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एग्जांपल ओनली, जैसे कि फैन हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे स्पीकर हो गया, ठीक है, वो स्पीकर हो गया, उसके बाद हो गया फैन, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये एग्जांपल है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। और दूसरा उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है पावर, पावर टॉपिक है, और पावर के बारे में भी हम लोगों ने सब पूरा डिटेल्स पढ़ा हुआ है। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन विथ एग्जांपल, डेफिनेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, अच्छा एंड देयर रिलेशन, कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ये शायद छूटा हुआ है ना, मुझको लग रहा है ये छूटा हुआ है, ट्रांसलेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, हाँ ये चैप्टर छूटा हुआ है, रोटेशनल मोशन में ये टॉपिक छूटा हुआ है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स फिजिकल सिग्निफिकेशन, रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन फॉर रिजिड बॉडी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड, डिस्क, रिंग, स्फीयर। अच्छा ये यूनिट छूटा हुआ है, रोटेशनल मोशन चैप्टर छूटा हुआ है एक, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक यूनिट बचा हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में हमने इलास्टिसिटी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सरफेस टेंशन भी हमने कंप्लीट किया है। विस्कोसिटी एंड इट्स कोएफिशिएंट, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ एंड इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ये भी हमने किया है। एक्चुअली स्टोक्स लॉ जो है ये आपका लैब का पार्ट है। स्टोक्स लॉ को हम लैब में प्रूव करवाएंगे, जब अगर लैब का देता है कि अगर फिजिकली लैब ओपन होता है तो फिर हम स्टोक्स लॉ को लैब में देख पाएंगे। उसके बाद है हाइड्रोडायनेमिक्स, फ्लूइड मोशन, स्ट्रीम लाइन, टर्बुलेंट फ्लो, और उसके बाद है रेनॉल्ड नंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम, इट्स एप्लीकेशन। तो अच्छा ये रोनाल्ड नंबर ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये इसमें छोटा सा पार्ट एक छूटा हुआ है इसका।
हीट एंड थर्मोमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंप्लीट है। मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर, कन्वेंशन, कंडक्शन, ये भी कंप्लीट है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी कंप्लीट है। एक्सपेंशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये भी कंप्लीट है। उसके बाद लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, मैंने ये भी कंप्लीट है। मैंने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ये पार्ट कंप्लीट है, सिर्फ इसमें से ये बचा हुआ है और एक बचा हुआ है हमारा रोटेशनल मोशन। ठीक है, आज हम जितना भी हमने बताया इसमें से बताइए कि किस टॉपिक में यूनिट 4 को छोड़ के कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को, कहाँ पे आप लोग ज्यादा फंस रहे हैं, वो चीज हमें बताइए, ताकि मैं उस चीज को थोड़ा सा आप लोगों के साथ रिवीजन करूं या फिर रोटेशनल मोशन कंप्लीट करने के बाद मैं उस चैप्टर को शुरू कर सकूं। हाँ, यूनिट डायमेंशन हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, सरफेस टेंशन भी हम लोगों ने रिवाइज किया था। हाँ सर, तो उसके बाद जो नहीं हुआ है उसको ट्राई करेंगे आप। अच्छा, यानी सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, वही करते हैं। तब हम लोग सरफेस टेंशन के बाद से जो है चैप्टर में उसको, और इसमें बहुत ज्यादा डीपली हम लोग बातें नहीं करेंगे, मेन मेन जगह पे बातें करेंगे, ठीक है। तो फ्लूइड में जो मोशन होता है वो दो टाइप का मोशन होता है। एक क्या होता है कि फ्लूइड, जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं, फ्लूइड रेस्ट में है, एक ड्रॉप पानी का ऊपर से वहां पे ड्रॉप किया, तो हम देखते हैं इस टाइप का बन जाता है, ठीक है, इस टाइप का एक वेव की तरह बन जाता है, ठीक है, एक टाइप का हुआ ये। दूसरा क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जब नदी में एक यहाँ पे रिवर है, ठीक है, ये वाटर का फ्लो है, यहाँ पे अगर एक पिलर है, सपोज क्या करते हैं पिलर है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस टाइप का मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में फ्लूइड में हम लोग देखेंगे कि जब फ्लूइड रेस्ट में हो उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और दूसरा जब फ्लूइड मोशन में हो तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, और फ्लूइड डायनेमिक्स दैट्स मीन स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन, ठीक है। जब फ्लूइड रेस्ट में हो तो उसके स्टडी को हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं, और जब फ्लूइड मोशन में हो तो उसके स्टडी को हम लोग कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो हाँ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी था, फ्लूइड स्टैटिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स दैट स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स हम लोग कहेंगे फ्लूइड के प्रॉपर्टी और बिहेवियर का स्टडीज जब फ्लूइड रेस्ट में हो तो उसको हम लोग कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स, और इसके ऑपोजिट जब फ्लूइड मोशन में हो तो हम लोग कहेंगे उसको फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। फ्लूइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, फ्लूइड को टू टाइप से डिवाइड किया गया है, एक लिक्विड और दूसरा गैस, ठीक है। बट जब हम लोग लिक्विड को हम लोग आंख से देख पाते हैं, उस वो पानी के जैसा है या फिर उसका एक लेयर होता है, और बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। बट गैस में हम लोग देखते हैं कि गैस जलते हुए उसको देखते हैं, या फिर एक सिलेंडर में उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज के साथ रखा जाता है तो हमें लिक्विड जैसा फील होता है, या फिर लाइटर में ट्रांसपेरेंस अगर वाल हो तो वहां पे देखते हैं कि वो एक लिक्विड की तरह हमें दिखाई देता है। तो गैस भी लिक्विड ही है, ठीक है, बट वो लिक्विड की तरह बिहेव कब करता है, जब प्रेशर हाई हो कर दिया जाए और वॉल्यूम को कम करके प्रेशर हाई कर दिया जाए तो वह लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड बनने के पीछे कारण क्या होता है कि वो उसका जो मोलिकुलर जो रेंज होता है वो कम हो जाता है। लिक्विड में मानते हैं इस टाइप का रहा, सॉरी ये गैस में इस टाइप का है, इसको प्रेशराइज करके सामने सामने ला दिया, दैट मीन्स क्या हुआ, वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो फिर वो लिक्विड के फॉर्म में बिहेव करने लगता है। फिर कुछ था लिक्विड एंड गैसेस में डिफरेंस, ठीक है। ये डिफिनिट वॉल्यूम, लिक्विड का एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है, एक फ्री होराइजेंटल सरफेस होता है, बट इसका कोई शेप नहीं होता है, जिस ऑब्जेक्ट में इसको रखा जाए वह उसी का शेप ले लेता है। फ्री होराइजेंटल सरफेस दैट मीन्स अगर ये ग्लास में रखा हुआ है तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं होराइजेंटल सरफेस। वो भी क्या फ्री है, मतलब वो किसी के साथ अटैच नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर के साथ वो हमेशा अटैच रहेगा,
मतलब वो किसी वाल के साथ या किसी के साथ वो अटैच नहीं। डेफिनेट वॉल्यूम भी है, दैट मीन्स अगर इसका ये लिक्विड अगर 100 ml है, तो इसको अगर इस टाइप का जार में डाल दें तो भी वह 100 ml ही होगा। दैट मीन्स उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट वॉल्यूम ही है। उसका शेप चेंज हो सकता है, पहले था ये ग्लास के शेप में था और ये अभी इस जार के शेप में है, तो अलग अलग बात है कि जिस शेप में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता इसका। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का हम लोग काफी यूज किए हैं, और डेंसिटी मेनली होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट में पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे कहीं ज्यादा है। इससे मतलब इसमें अगर इसका नाम हम ऑब्जेक्ट ए दें, इसका नाम हम बी दें, तो बी से ए में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ए का जो है डेंसिटी वो ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो द डेंसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ बी, यानी ए का डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा है। आगे आया था एक रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जब भी ये रिलेशन हम लोग निकालते हैं या फिर इसको डिराइव करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को जब हम वाटर मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर के पे वाटर का डेंसिटी के साथ हम लोग अगर डिवाइड करें, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये वाला स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये होता है हमारा 1000 kg/m³। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको इन ग्राम ये इसको अगर हम जैसे कि ये हमारा मीटर में है, ठीक है, ये कह सकते हैं ये ऐसा यूनिट में हम लोग इसको लिखे हैं, इसके इस यूनिट को, इसको अगर हम लोग सीजीएस में लिखें तो ये हमारा हो जाएगा सीजीएस सिस्टम। ठीक है, आगे आते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। जब भी आप किसी भी फ्लूइड के को स्टडी करना जाएंगे या करेंगे, आपको एक प्रॉपर्टी जानना होगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड उसके प्रॉपर्टी वो क्या होता है। देखिए, मेनली जो फ्लूइड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, कुछ कुछ फ्लूइड होता है जो थोड़ा सा कंप्रेसिबल हो जाता है। तो हम बात जब भी करेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो वहां पे होगा कि प्रेशर के साथ उसका वॉल्यूम जैसे कि डिक्रीज ना हो। दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड है, यानी कह सकते हैं इस टाइप का लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, यानी अगर इसके ऊपर से अगर प्रेशर दिया जाए तो यह कहीं एक दूसरे के और क्लोज ना आ जाए। दैट मीन्स जब भी नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात हो, उसका मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब नो गैप बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, तो क्या होगा, कितना भी प्रेशर आप दीजिए वह एक दूसरे से और क्लोज नहीं आ पाएगा। गैप रहेगा तो ही जाएगा, बट गैप नहीं रहेगा तो वो जा ही नहीं सकता। तो एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हुज वॉल्यूम कैन नॉट बी वेरी, उसका वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे उस पर प्रेशर कितना भी अप्लाई कर दिया जाए। लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वैसा लिक्विड जिसका वॉल्यूम बदले ना। ठीक है, बदले ना दैट मीन्स अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए या प्रेशर कम कर दिया जाए तो वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसा फ्लूइड को हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। The particles in liquid are already very close together, and so applying pressure does not change the volume of the fluid. That बताया कि इसमें मॉलिक्यूल्स होता है वेरी क्लोज टू ईच अदर, इतना क्लोज होता है कि और भी अगर प्रेशर डाला जाए तो और क्लोज वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी इन कंप्रेसिबल फ्लूइड का। अब बात आता है प्रेशर एंड थ्रस्ट इन फ्लूइड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अब इस फिगर से अगर हम लोग नीचे वाले फिगर पे एक बार समझ आ जाए तो यहाँ पे हम समझ पाएंगे कुछ तो बात है। यहाँ पे अगर इस टाइप का एक वेसल है या बर्तन है, जहाँ पे एक होल यहाँ पे 2 3 4 अगर होल किया जाए और इतना लिक्विड को फिलअप किया जाए, तो हम लोग नीचे वाले में देखते हैं कि वह ज्यादा प्रेशर के साथ वह ज्यादा दूर तक जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो वो उसके मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है,
तो हम कह सकते हैं उसके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जहां जिस ऑब्जेक्ट या जिस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगा उसमें मोशन ज्यादा होगा, या फिर उसमें मोशन ज्यादा होगा, दैट मीन्स कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे नीचे वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे जा रहा है तो ये यहीं पे आके गिर रहा है, बट नीचे वाला मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, कौन सा एनर्जी है आई डोंट नो, बट एनर्जी ज्यादा है। अब ये एनर्जी ज्यादा हुआ क्यों, क्या कारण हो सकता है एनर्जी ज्यादा होने का, क्या कारण है? तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये जो लिक्विड है, ये जो फ्लूइड है यहाँ पे भरा हुआ है, यह अपर सरफेस पे भी यहाँ पे प्रेशर डालता है, क्योंकि लिक्विड जिस कंटेनर या जिस पे रहता है वह उस कंटेनर के वॉल पे हमें हर एक जगह परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाइड करता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर में। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, बट यहाँ अपर यहाँ पे दो जगह की बात करें, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, यहाँ पे कम एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स निकल रहा है। ज्यादा एनर्जी है इसके पास इसलिए ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कम एनर्जी है इसलिए यहाँ पे कम दूर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो ये कम और ज्यादा एनर्जी आया कहां से? ठीक है, तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये क्या आता है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। ये क्यों कहां से आता है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं दो पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, दोनों पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बी पॉइंट से सपोज कीजिए ये इतना हाइट तक लिक्विड है और बी के ऊपर एच हाइट, लिक्विड का हाइट एच है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ बी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो हम कह सकते हैं इसका ये होगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी एंड एच। ठीक है, तो यहाँ पे मास को हम ना लेके इसका डेंसिटी को लेंगे यहाँ पे, तो हम इसको लिखेंगे रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच। अब हम बात करें पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर। अच्छा, पॉइंट ए यहाँ पे जो लिक्विड है सेम लिक्विड पॉइंट बी में भी है, तो देन डेंसिटी दोनों जगह सेम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस तो नहीं हुआ क्योंकि एक ही वेसल में रखा हुआ है। डिफरेंट क्या हो रहा है? एच, बी के ऊपर में एच हाइट तक लिक्विड है और ए के ऊपर में यह बहुत ही छोटा हाइट का लिक्विड है, इतना बहुत छोटा लेयर है ऊपर में। तो हमने क्या देखा कि अगर जिस पॉइंट पे हम लोग बात करें उस पॉइंट के ऊपर में जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा उस मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो प्रेशर जो लगाता है, ये हम कह सकते हैं इसमें अगर पूरा फ्लूइड भर दिया जाए इस अपर वाले इसमें जो प्रेशर लगाएगा, सपोज करते हैं यही प्रेशर लगा रहा है, यह प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, लिक्विड का हाइट, कितना तक लिक्विड भरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी भी रो यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करेंगे ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, चेंजेस क्या होगा? एच, तो एच यानी हाइट ऑफ लिक्विड अपर में जितना ज्यादा रहेगा वाल पे प्रेशर उतना ही ज्यादा लगाएगा। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड वाल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे प्रेशर ना बोल के हम लोग थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय द लिक्विड एट द रेस्ट ऑन द सरफेस इन कांटेक्ट विद इज कॉल्ड फ्लूइड थ्रस्ट। ठीक है, ये जो लिक्विड जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है कंटेनर या फिर इसके वॉल पे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सरफेस है, परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर है, यानी ऑल टाइम ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस अप्लाई होगा। और ये जो परपेंडिकुलर
या फिर इसको कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, या फिर फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अगर ऑलवेज ये हमेशा परपेंडिकुलर होता ही है तो हम या फिर इसको इजीली याद रख सकते हैं कि फ्लूइड जो प्रेशर वाल पे लगाता है, जो फोर्स फोर्स वाल पे लगाता है, उसको हम लोग थ्रस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो फोर्स, ये भी एक फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, फोर्स फोर्स, यानी फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड, हम कहेंगे थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज ए फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट कुछ भी नहीं है, बस एक फोर्स है जो वाल पे लगाता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, क्योंकि अगर कुछ नहीं फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हम लोग जानते हैं न्यूटन, और सीजे सिस्टम में डाइन, ठीक है। अगला है प्रेशर इन लिक्विड, कि लिक्विड में प्रेशर कितना होगा। हमने पहले बात किया फोर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। सॉरी, थ्रस्ट के बारे में हमने बात किया। तो वहां पे जो मतलब सरफेस के ऊपर जो लग रहा था वो हमारा था थ्रस्ट। कोई भी सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो वो था हमारा थ्रस्ट। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसको हम लोगों ने नाम दिया था थ्रस्ट। बट अगर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग ले लें, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक एरिया ले लें, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लूइड प्रेशर। यानी कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया पे फ्लूइड जो प्रेशर लगा मतलब फोर्स लगाएगा उसको बोलेंगे प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ये फ्लूइड, दैट मीन्स अगर ये फ्लूइड का कंटेनर है, यहाँ तक पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे, इतना छोटा सा पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं फोर्स। इस एरिया को अगर मैं ए ले लूं तो मैंने फोर्स इस पार्टिकुलर एरिया पे जो होगा उसको हम कहेंगे प्रेशर। यानी कैसे हम इन इजी लैंग्वेज से इसको समझ सकते हैं कि लिक्विड द्वारा किसी स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, या एक स्पेसिफिक एरिया पे लगाया हुआ फोर्स को हम लोग प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। प्रेशर यहाँ भी फोर्स स्पेसिफिक है या छोटा सा एरिया है, बट है तो एरिया, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हम लोग प्रेशर के नाम से जानते हैं, और प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। और इसका अगर हम लोग देखें फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन आप लोगों को काफी एकदम पानी की तरह क्लियर हो गया होगा, तो दिक्कत नहीं होगा डायमेंशन। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है, कि फ्लूइड जो है वो एक प्रेशर कैसे लगाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड एट रेस्ट इट्स सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम कंसीडर करें कि लिक्विड सरफेस है, इसके अंदर में कोई भी मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, या यहाँ पे बात करें, या यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात करें, पार्टिकुलर वन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, तो ऑल डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन में सेम फोर्स होगा, इन ऑल डायरेक्शन में सेम फोर्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी मॉलिक्यूल्स जो है वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। एवरी मॉलिक्यूल्स क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दैट मीन्स नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो हो तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वह इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। दूसरा है प्रेशर एट ऑल पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल लेवल इनसाइड द फ्लूइड इज सेम। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे लें, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसके बाद बात करूं कि इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट यहाँ यहाँ कोई भी कितना भी पॉइंट ले ले, वह हर एक जगह जो फ्लूइड प्रेशर होगा वह सेम होगा। बट अगर मैं वर्टिकल लाइन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे वह चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह जिस जो भी पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे वहां से एच बदल जाएगा, मैंने हाइट ऑफ लिक्विड
वेरीज करेगा इन एवरी पॉइंट पे, तो वहां पे प्रेशर भी चेंज होगा या बदलते रहेगा। अगला है प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड। अब वो तो हमने देखा कि होता है ऐसा करेक्टरिस्टिक था। अब हम बात करेंगे कि एक पॉइंट के ऊपर, सपोज करिए एक पॉइंट है, इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है, इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा। तो यह प्रेशर डिपेंड करेगा, हमने देखा था वो रो एंड जी एंड एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच हाइट ऑफ द लिक्विड। कहां से? फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स एंड टॉप। प्रेशर एट ए पॉइंट डिप्ट एच बिलो द फिगर। देखो जो दिखाया गया है कि यहाँ से अगर एच इस फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस के एच हाइट नीचे पे एक पॉइंट है, उसका नाम ए दे देते हैं। ए पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? वो होगा रो जी एंड एच, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट के यहाँ पे एक पॉइंट लूँ तो यहाँ पे एच कम हो जाएगा, एच यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेशर कम होगा। तो एक यहाँ से जनरलाइजेशन कर सकते हैं कि जो यहाँ पे बॉटम है, बॉटम में जो होगा वो फ्लूइड का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा और टॉप पे सबसे कम होगा। जैसे ही हम नीचे की ओर जाते जाएंगे, प्रेशर जो है वह इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक आता है पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट। पास्कल्स लॉ का कॉन्सेप्ट जो भी आता है यह है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड दैट मीन्स उसका कह सकते हैं हम ये कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, प्रेशर देने से वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसका ये क्या कहता है? इट स्टेट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए या मान लिया जाए, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। तो क्या कहता है कि फ्लूइड के द्वारा लगाया गया प्रेशर जिस वाल में हो, जिस कंटेनर में हो या फिर जहां भी हो, इन ऑल डायरेक्शन में वह सेम होगा। जैसे इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ इतना तक एक फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे एक पिस्टन है। जब भी हम पिस्टन को दबाएंगे तो ऐसा नहीं कि नीचे वाले में बहुत यहाँ का वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ का वेलोसिटी अलग होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इसीलिए इन ऑल डायरेक्शन में सेम क्या कहेंगे फोर्स लगाएगा, या फिर जो फ्लूइड वहां से निकलेगा सबका वेलोसिटी सेम होगा। तो जितना भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे सभी पॉइंट पे सेम प्रेशर वाल पे लगाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़िए। द इंक्रीज इन प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ द इनक्लोज लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, it is transmitted equally in all other point of the liquid and also the wall of the container, provided the effect of gravity is neglect। अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए या नेग्लेक्ट मान लें तो ये कंडीशन उत्पन्न होगा कि वह इन ऑल डायरेक्शन में वह सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा या सेम को सप्लाई करेगा। इसी पे आता है एक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और थ्रस्ट, ठीक है। तो एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स और थ्रस्ट है कि यहाँ पे एक सिस्टम बनाया गया है कि एक साइड का पिस्ट, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे जो है इस टाइप से बनाया गया है कि एक साइड का जो डायमीटर है कम है और एक साइड का डायमीटर है वह काफी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाया जाता है और यहाँ पे एक वर्क हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे छोटे से जगह पे हम अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, बट जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बड़ा हम लोग को रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट कैसा होता है? हमेशा कंपेयर टू, अब यहाँ पे जितना हम लोग इनपुट देते हैं उसके कंपेयर में आउटपुट हमारा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट क्लास जब भी रिवीजन के बारे में होगी तब फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मेरा फिर 2 बजे से क्लासेस है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल शुरू करते हैं वो रोटेशनल मोशन।
ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर।